दिनों की कंसोलिडेशन के बाद आज बाजारों में अच्छी तेज़ी है। यह तेज़ी कितनी टिकाऊ है? क्या बाजार में बॉटम बना? साथ ही मिड और स्मॉल कैप में एंट्री का क्या ये सही समय है? और अगर है तो किस तरीके के स्टॉक्स आपको लेने हैं, कहाँ आपको अवॉइड करना है, ये सब चर्चा करते हैं। हमारे साथ DI चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़े हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट साइन दे रहा है कि वर्स्ट इज़ ओवर? भले ही बहुत बड़ी रैली ना आ रही हो, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि लोअर लेवल पर रिकवरी आ रही है और FI की सेलिंग भी थोड़ी कम हुई है। क्या कुछ साइन बन रहे हैं कि जो वर्स्ट था 21,800 22,000, बस यहाँ पर प्राइस डैमेज एटलीस्ट खत्म हुआ? अनुज, गुड आफ्टरनून। आई थिंक दो संकेत पॉजिटिव गिने जाने चाहिए। सबसे पहला, जो रूपी का डेप्रिसिएशन था वो काफी हद तक आई थिंक संभल चुका है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो कारण से रूपी का डेप्रिसिएशन हुआ था वो कारण भी काफी हद तक हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। ना ही आज की तारीख में FI को कोई पैनिक सेलिंग करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू टेक दैट करेंसी बैक, और ना ही हमें ये समय के अंदर अभी कोई नया रूपी फॉल दिख रहा है यहाँ पे। तो एक चीज ऐसी समझ में आती है कि अगर रूपी का डेप्रिसिएशन कम हो गया है तो पैनिक सेल डेफिनेटली यहाँ पे खत्म हो चुका है। एक चीज हमें बराबर समझ में आती है। दूसरी तरफ हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी गिना जाना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल के दाम है वो काफी हद तक $70 के नीचे जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम आई थिंक हम ऐसा समझ के चलते हैं कि ये वॉर रिलेटेड सिचुएशन के अंदर कोई बदलाव आता है, यानी पीस टॉक जो चल रही है उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन आता है, तो सर्टनली यहाँ पे एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी इवन क्रूड ऑयल के दाम के अंदर भी। हम ऐसा समझते हैं कि उसके फॉलोअप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट बनेगा डिस्ट्रक्टेड कंट्रीज के अंदर, वहां पे आई थिंक नया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू होगा, तो आई थिंक डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंटरेस्ट रेट की जो दाम है वहां पे भी हमें एक उम्मीद है कि अनदर 25 बेसिस पॉइंट कट इन नेक्स्ट मंथ रिव्यू पॉलिसी विल हैपन। एंड वो होता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट अभी टाइम बिंग संभल चुका है। मे बी द फोकस विल गेट शिफ्टेड ऑन टू द Q4 अर्निंग्स, जो हमें एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन मिल रहा है यहाँ पे कि Q4 अर्निंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी the better than the third quarter earnings. So certainly we are likely to see the corrective recovery taking place in the market now. बिल्कुल। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपके बातों से निष्कर्ष निकालूं मैं तो आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं भारतीय बाजार को लेकर, लेकिन सर ग्लोबल सेटअप कैसा लग रहा है आपको? वहाँ पे मूड माहौल कैसा लग रहा है? वहाँ से कोई चैलेंजेस आपको फिलहाल भारतीय बाजार के लिए दिखाई नहीं दे रहे? So श्रेया, गुड आफ्टरनून। एक जो टैरिफ के हिसाब से जो शंका बनी है सबके दिमाग के अंदर, उसमें भी हमें एक थोड़े संकेत पॉजिटिव मिलने शुरू हुए हैं कि अमेरिका जो तरीके से टैरिफ इंप्लीमेंट करना चाहता है शायद उनको उसके अंदर एक रोक लगानी पड़ेगी। They may have to backtrack some part of the implementation process for those tariff to for another few months. मैं नहीं मानता हूँ कि वो इमीडिएटली जो स्टेटमेंट आते हैं उसके हिसाब से वो लोग नया टैरिफ इंप्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं मानते हम लोग हिसाब से। अगर ये प्रक्रिया स्लो डाउन हो जाती है टैरिफ के इंप्लीमेंट करने की, तो सर्टेनली मार्केट के लिए एक सर्टेनिटी फैक्टर बैठ जाता है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सर्टेनिटी फैक्टर के साथ में ग्लोबल मार्केट संभल जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम इंडियन मार्केट डेफिनेटली बेटर रहेंगे, क्योंकि इंडिया मार्केट के अंदर जो हिसाब से इकोनॉमी का ग्रोथ चल रहा है और जो हिसाब से मार्केट के वैल्यूएशन कम हुए हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। So certainly I think we remain more positive about the global uncertainty than before. ओके, ये है व्यू आपका इस वक्त। मीनवेल थोड़ा सा आप जरा कुछ स्विंग्स पे ध्यान दीजिए इंट्राडे ट्रेड पे। अभी मैंने वोल्टास का जिक्र किया था, जरा वोल्टास को देखिए क्या क्रैक हुआ है इस स्टॉक का। मतलब इंट्राडे में 10 रुपये का स्विंग देखिए अब डे हाई पर आ चुका है। देवेंद्र जी नमस्कार। मैं इसी के लिए एक आधार बना रहा था अपने अगले प्रश्न के लिए। वाइट गुड सेगमेंट काफ़ी समय से ठंडा पड़ा रहा, स्टॉक से इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है सेल ऑफ में, एंड स्पेशली आई मीन जिस प्रकार का तापमान हम इस बार इन गर्मियों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका व्यू वाइट गुड सेगमेंट में इस वक्त लेने लायक क्या है? और क्या एक ऐसे समय में जब मेटल्स के प्राइस थोड़े से फर्म हो रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव रखना चाहिए इस स्पेस पे? सो वीरेंद्र, आई थिंक ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो सीजन है थोड़ी जल्दी शुरू हुई है, एंड नॉर्मली हम इनके चलते 3 या 4 महीने का एक पीरियड मिलता है समर्स के अंदर व्हाइट गुड्स कंपनी के लिए। ये साल के अंदर शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 वीक एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आई थिंक सो दैट इज वन पॉजिटिव थिंग व्हिच वी आर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द सीजन पर से, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आई थिंक ऑन दी
consumption in the space of, I think, where the higher amount of white goods consumption take place. फॉर्चुनेटली बजट के माध्यम से भी देखें तो जो हिसाब से अगले साल के अंदर टैक्स रेट के अंदर बचत होने वाली है, वो बचत को भी ध्यान में रखे तो आई थिंक कंज्यूमर वुड बी मोर फोर्थराइट इन स्पेंडिंग मनी गोइंग फॉरवर्ड इन 25-26. सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ये सेगमेंट के अंदर एक तेजी बनती है. प्राइस के अंदर जो करेक्शन आया है वो प्राइस के अंदर का करेक्शन भी थोड़ा मीनिंगफुल करेक्शन गिना जाना चाहिए. Whether immediately you would like to buy everything and buy into the momentum, I'm not too sure. But selectively some companies may offer an opportunity current level से 10-15% के आसपास का रिटर्न कमाने के लिए. ओके अच्छा, ये अभी जिस चीज़ का फैक्टर का जिक्र किया मैंने वोल्टास पर, आई थिंक सेगमेंट पे आपका व्यू मालूम चल गया. मेटल्स ने देवेंद्र जी डॉलर इंडेक्स कोलैप्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, अच्छा मूव आया. ये इसे सिर्फ आप एक ट्रेडिंग स्विंग मान रहे हैं या फिर ये एक सीरियस बास्केट है टू पिक एटलीस्ट फॉर आई थिंक नेक्स्ट 2 quarters? अगर ये वॉर रिलेटेड सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक उसके बाद का जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो मेटल के लिए ग्लोबली बहुत बेनिफिशियल मूव रहना चाहिए. क्योंकि जो हिसाब से वॉर अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनके अंदर कंस्ट्रक्शन की नई प्रक्रिया चालू होगी तो ग्लोबल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोबेबली रिमेन फर्म. एंड फर्म ग्लोबल डिमांड का मीनिंग ये होता है कि मेटल के दाम जो है वो मेरे ख्याल से स्टेडी हो जाएंगे. अदरवाइज कमोडिटी क्रूड के दाम कम होते हैं तो मेटल के दाम सॉफ्ट होने की संभावना रहती है. बट ये समय के अंदर ये चीज नहीं बनती है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कमोडिटी क्रूड के दाम कम रहेंगे, मेटल की डिमांड बढ़ने के साथ में उनके सेलिंग प्राइस मार्केट के अंदर स्टेबल रहेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट I think the opportunity to see better performance in the books of the metal commodity company would remain relatively higher in 25-26. So given that kind of a outlook that we are carrying, हमें ऐसा लगता है कि मेटल कमोडिटी कंपनी के अंदर आपको शायद एक पोजीशन बनाना है डिस्पाइट ऑफ वोलेटिलिटी. That position should be created for at least 3 to 9 months to begin with, if not more. ओके बिल्कुल. देवेंद्र जी, इंडसइंड बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है? इंडेक्स का स्टॉक है, बहुत लोग, आरबीआई आगे क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाव टूट के 700 के नीचे आ चुका है, पीएसयू बैंक की वैल्यूएशन हो चुकी है, लेकिन रिस्क हमेशा रहेगा कि अब पता नहीं और क्या निकल कर आए आगे. आप कहाँ पर होंगे इस समय इस पूरी इक्वेशन में? सर एक तो ये डेफिनेटली कंसर्न तो है अनुज कि जिसके अंदर हमें फंडामेंटल प्रोसेस के ऊपर आई थिंक क्वेश्चनिंग है. बट दूसरी तरफ मैं ऐसा समझता हूँ कि द करंट मैनेजमेंट may not have the longer period. So उसमें I think the new CEO will have to be recruited maybe in next 1 year time as the indication is. So अगर ये प्रोसेस बनता है तो मैं नहीं मानता हूँ कि इमीडिएटली इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट लंबा मिलना चाहिए समय के अंदर. ऑन द कॉन्ट्री शायद मार्केट में जो फॉल है उसके अंदर एक रैली आती है, राइज आता है और राइज के अंदर बिकवाली आएगी, ऐसा मेरा मानना है. क्योंकि एक तरफ बैलेंस शीट क्लीन करना ये प्रक्रिया जरूर चालू रहेगी. एट द सेम टाइम जो नेसेसरी प्रोविजंस है वो प्रोविजंस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे बुक्स के अंदर. तो शायद एक वन बुक के अंदर शायद वो नहीं भी हो पावे. इट मे टेक कपल ऑफ क्वार्टर्स. सो मैनेजमेंट का चेंज कपल ऑफ क्वार्टर्स तक बुक के अंदर ओवरहाइंग सिचुएशन फॉर प्रोवाइडिंग इनटू द प्रोविजंस. मैं ऐसा समझता हूँ कि थोड़ा टाइम के लिए बैंक के अंदर इमीडिएट अपसाइड शायद एक स्विंग के साथ में ट्रेडिंग के लिए मिल सकती है. बट अदरवाइज आई थिंक सस्टेनेबिलिटी उसकी थोड़ी मुझे डाउटफुल लग रही है. ठीक है. देवेंद्र जी, थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो आपने जिक्र किया कि Q4 में एक्सपेक्टेशंस आपको अच्छी लग रही है. तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे आपको तस्वीर साफ लग रही है, ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग नजर आ रही है, और वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे बेट लगेगी? सो आई थिंक फाइनेंशियल्स लुक वेरी अपीलिंग टू मी. 2-3 रीजन है कि एक तरफ क्रेडिट ऑफटेक बढ़ के आ रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री दोनों के माध्यम से देखें तो आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट फॉर अवेलिंग हायर फंड्स आई थिंक इज हैपनिंग. तो डिमांड सिचुएशन इज रिमेनिंग स्ट्रांग. दूसरी तरफ इंटरेस्ट के दाम कम होना यानी कि आई थिंक आपका जो नीम है प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए वो आई थिंक कंपैरेटिवली इन अ बेटर पोजीशन रहना. सो दैट मींस कि आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल. और तीसरा जो सेक्टर है वो रिटेल का लेंडिंग का सेक्टर है. बीट आई थिंक द कंज्यूमर क्रेडिट और बीट हाउसिंग क्रेडिट, इन दोनों जगह पे मैं समझता हूँ कि आई थिंक हायर ग्रोथ मोमेंटम इज कंटिन्यूइंग विद अ हायर मार्जिन फॉर द बैंक्स. सो सम ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स एंड सम ऑफ द लार्ज एनबीएफसी के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि समय अच्छा रहना चाहिए.
तो ये सेक्टर के लिए आप रिलेटिवली मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज भी देखें स्टॉक प्राइस के हिसाब से तो ये सेक्टर काफी ज्यादा तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है पिछले क्वार्टर्स के अंदर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे टेक्निकली ऑल्सो एक रिएक्शन आने की, पॉजिटिव रिएक्शन आने की संभावना रहती है। तो सम ऑफ दी एनबीएफसी कंपनीज, लार्ज एनबीएफसी कंपनीज, सम ऑफ दी कॉर्पोरेट बैंक्स हायर एयूएम बेस, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा देवेंद्र जी, ये सोने चांदी की तेजी और चांदी 1 लाख के पार, ऑलमोस्ट गोल्ड 88,000, एक तो इटसेल्फ जो इसको खेलते हैं, और एक तेजी, इसकी तेजी को खेलने का जरिया, बेस्ट जरिया आप क्या समझते हैं? वेदर इट्स गोल्ड फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसीज में मन्नापुरम, मुथूट या फेडरल बैंक, या फिर कुछ हद तक आप एमसीएक्स को भी इसका एडवांटेज देना चाहेंगे? कुछ के लिए रखना क्या चाहिए गोल्ड को देखते हुए? So I don't know, I think मैं हमेशा एक वेरी रहता हूँ कि जब भी एसेट के प्राइस फंडामेंटल के अगेंस्ट बढ़ते हैं तो शायद आई थिंक उसके अंदर संभालना ज्यादा चाहिए, ना कि एक्सुबरेंसी दिखानी चाहिए। गोल्ड के दाम मजबूत होना, सिल्वर के दाम मजबूत होना, उसके अंदर अंडरलाइंग जो असम्पशंस है फॉर पार्किंग मनी टू सेफ एसेट क्लास, वो वोलेटिलिटी को बीट करने का असम्पशन है। मैं मानता हूँ कि आई थिंक सम पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो विल डेफिनेटली स्टे विद दैट पर्टिकुलर असम्पशन, बट मैं नहीं मानता हूँ कि इसके अंदर कोई ज्यादा फंडामेंटल परिस्थिति में बदलाव आया है। तो मे बी करंट प्राइस लेवल्स, वेदर इट विल सस्टेन एट दिस लेवल, आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू आंसर दैट आइदर। तो उसके माध्यम से देखें तो मैं शायद कोई इक्विटी के अंदर इमीडिएटली एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड में जो कंपनियां हैं उनके अंदर करने की मैं कोई किसी को सलाह अभी ये टाइम पे नहीं दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आई थिंक दूसरे ऑप्शंस शायद बेटर है। जैसे कंज्यूमर क्रेडिट के अंदर जाना ही है तो हाउसिंग क्रेडिट, व्हाई नॉट हाउसिंग क्रेडिट, व्हाई नॉट कंज्यूमर क्रेडिट, आई थिंक जो पर्सनल फाइनेंस के साथ में जुड़ी हुई है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें, ना कि गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग बिजनेस करें। अच्छा देवेंद्र जी, ये जो आज जिस तरीके के आईपीओ के लॉक-इन्स खुले हैं और जिस तरीके मैं देख रहा था कुछ स्टॉक्स जहां पर एक के बाद एक लिस्टिंग के बाद अब नए लोज लग रहे हैं, चाहे वो आपका मोबिक्विक हो, ओला हो, ड्रीम फोक्स हो, ये इनमें से किसी पर आपका कोई व्यू है क्या, कि कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू है किसी स्टॉक में? No, Anuj, I think most of the valuations wise देखें तो most of the companies are premium price even today after some amount of correction. यहाँ पे कोई डीप वैल्यू इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं वो डीप वैल्यू यहाँ पे अभी हमें नहीं मिल रही है। दो सम ऑफ दिस कंपनीज वुड हैव फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल, बट उनके जो वैल्यूएशन है वो काफी हद तक अभी भी स्टीप है डिस्पाइट ऑफ द करेक्शन इन द स्टॉक प्राइसेस। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इमीडिएटली कोई ये आईपीओ लिस्टेड कंपनीज के अंदर हमारा कोई इमीडिएटली व्यू बनता है। हाँ, certainly we are looking at some of the companies, if the price remains corrected और the time correction लंबा मिलता है तो शायद उनके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, and that too largely in the companies which are catering to the manufacturing, which are going towards the capital goods segments और defense segment, उसके अंदर जहाँ कंपनियों का कारोबार है उसके ऊपर हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। I think the platform based companies के ऊपर शायद थोड़ा हम ध्यान कम दे रहे हैं because we still find that the valuations are expensive at current levels. वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रही है देवेंद्र जी, लेकिन आपने बैंकिंग और एनबीएफसीज की भी बात की। अगर बैंकिंग स्पेस में पूछूं तो जैसे प्राइवेट बैंक्स पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस दिखा रहे, पीएसयू बैंक से अभी भी नहीं हो पा रहा। क्या यहाँ पे थॉट प्रोसेस आपका, कहाँ स्टैंड ले रहे हैं आप बैंकिंग में फिलहाल? So clearly, private corporate banks, I think they are far better placed compared to many of the PSU banks. Maybe because of the higher amount of AUM also with some of the large private corporate banks. At the same time, I think they've been quite prudent in lending their funds. So save and accept in the same situation. I think मेरे ख्याल से overall otherwise corporate private banking के अंदर I think काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका even NPA मैनेज करने के लिए। Even the larger companies जो है NBFCs के अंदर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, they are also relatively performing far better and I think with a very prudent risk management policy. So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think the quality matters in this kind of uncertainty. जहाँ पे आप इवन थोड़ा प्रीमियम भी देना चाहे तो क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर देते हैं, दैट इज यू आर प्रोटेक्टिंग योर डाउनसाइड रिस्क टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ओके देवेंद्र जी, आखिरी प्रश्न आपसे, क्योंकि मैंने कमोडिटीज को लेकर काफी बात की, मेटल्स को लेकर, डॉलर इंडेक्स का जिक्र किया। ये लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के आधार पे केमिकल बास्केट में स्टॉक्स अच्छा रन कर रहे हैं, लीडरशिप एसआरएफ ने रखी है, यूपीएल के नंबर्स में इस बार अच्छा टर्न अराउंड था,
उसने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। ये दो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर हैं केमिकल बास्केट में। एनीथिंग मतलब जो आपको इम्प्रेस कर रही है केमिकल्स में इस वक्त इस प्राइस पे? सो गुड पार्ट इज वीरेंद्र की जो हिसाब से कमोडिटी के दाम घट रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लोअर क्रूड प्राइसेस और केमिकल कंपनियों के अंदर आई थिंक इनपुट कॉस्ट कम होना और बिजनेस सिचुएशन नॉर्मल होना ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन गिना जाता है। आई थिंक पिछले क्वार्टर्स के अंदर एक चैलेंज ऐसी बनी थी कि आपको कमोडिटी के दाम यानी इनपुट कॉस्ट हायर लेती थी और सामने आपका जो ऑफटेक था वो ऑफटेक के अंदर अनसर्टेनिटी बनी थी काफी कंपनियों के अंदर। Today that situation is a past. Maybe you are now seeing a sustainability in the offtake situation for many of the chemical companies, those who are even exporting by way of API also, and at the same time, I think CDMO process के जो भी अंदर काम करते हैं उसके अंदर भी उनको एक better opportunity मिल रही है। So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think many of the specialty chemical companies will remain relatively better placed in coming quarters, both from margin perspective as well as from the top line perspective. ओके देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।